किसी ने बहुत सही कहा है, रास्ते पर चलते चलते यदि आपको आपकी मंजिल का ख्याल नहीं आए तो आप समझ जाइए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अपने हर्डल्स और अपनी समस्याओं से जूझते हुए हम हमारी मंजिल को कई बार खो देते हैं और हम ये ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में समस्याएं ज़्यादा बड़ी है मंजिल से। तो अपनी कोशिशों के आधार पर जब हम हमारी मंजिल को ही याद किए बिना कंटिन्यूटी से अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं तो एक दिन जो हमने सोचा है उससे कई बड़ी सफलता हमें प्राप्त होती है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 15, और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर है ये। हमारे जितने भी टफ कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पृथ्वी पर जो जीवन है, हमारे जीवन, क्योंकि देखिए मानव का सबसे बड़ा जो इंटरेक्शन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे ज़्यादा उसकी निर्भरता रहती है, और उसी के साथ पृथ्वी पर जो भी गतिविधियाँ होती है जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें ही होती हैं। चाहे आज कोविड की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, या फिर उसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग, या फिर वनों का जो ज़्यादा कटना, पॉल्यूशन की वजह से जो सारे एफर्ट्स हम फेस कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन किससे है? हमारी इकोलॉजी से है, हमारे पर्यावरण से है, इन्वायरमेंट से है। तो हम कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी बेस्ड हमारे कॉन्सेप्ट हैं। चीज़ें को मैं कोशिश करूँगी सिंपल मेथड्स में हम समझ लें, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। तो जब यहाँ पे बात होती है जीवन की, देखिए मानव, जब अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 14 चैप्टरों में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी की एक भौतिक भूगोल की जब बात की जाती है तो भूगोल में सब कुछ आ जाता है। भूगोल में हमारे चारों मंडल कार्य करते हैं, जैसे कि हमारा जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। क्लियर है? अभी तक हमने सबसे पहले देखा था पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में, पृथ्वी कहाँ पर उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर बनने वाले सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को हमने हमारे चैप्टर्स में पढ़ते रहे। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे स्थलखंड है वो कैसे बने, उस पर कौन से बल कार्य करते हैं, अंतर्जनित बल और बाहर जनित बलों के आधार पर हमने कई सारी भू आकृतियों को समझा। उसके बाद हमने अध्ययन किया जो हमारा जल क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जल की स्थिति को भी हमने देखा, और हमारे स्थलखंड पर उपस्थित सारे जल खंडों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा, गैसेस, जल वाष्प, धूल कण, ये कैसे कार्य करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मानव पर पड़ रहा है, जीवों पर पड़ रहा है। तो इनके अध्ययन के आधार पर जब एक चीज़ों को हम रिलेट करते हुए पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी कहलाता है, जिसमें मानव यानी जीवमंडल, जो भी जीव हैं, जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, इन जैविक जगत का हम वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के साथ जो अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हमारा चैप्टर है, और इसी से रिलेटेड हमारे इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। क्लियर है? सो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। देखिए कुछ चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं, बेसिक है, फिर हम हमारे चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा इसमें हर्डल कुछ नहीं है, दो ही चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ये दोनों ही अलग शब्द हैं। आप एक चीज़ समझिएगा, यदि मैं ये कहूँ कि मैं अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरे साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे साथ जो भी गतिविधि मैं कर रही हूँ उसका जो मैं अध्ययन करूँगी वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? जो मेरा पर्यावरण के साथ एक इंडिविजुअल लेवल पर अंतर संबंध है वो मेरा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, संपूर्ण पृथ्वी के आधार पर पर्यावरण से होने वाले जीवों पर प्रभाव, चाहे वो जीव हमारा छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, या फिर बड़े से बड़ा विशालकाय जानवर हो, या फिर मानव जीवन हो, या फिर जो भी समुदाय के क्षेत्र के आधार पर प्राणी जगत हो, उन सभी का हम एक साथ अंतर संबंधों के रूप में जो अध्ययन करते हैं वो हमारा पारिस्थितिकी होता है। लेकिन छोटे छोटे पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र, सीमा पर उपस्थित क्षेत्रों के आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, जिसकी कुछ सीमाएं निश्चित होती हैं, कुछ क्षेत्र निश्चित होते हैं और कुछ बिंदु निश्चित होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र
संपूर्ण पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की एक सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है। इसको विज्ञान में भी पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे एक इकोलॉजी का पॉइंट टर्म्स अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। जीवों की विज्ञान की शाखा, सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में रेटर ने 1865 में बताया था, लेकिन कई बार पूछा जाता है मानव पर्यावरण से जुड़े हुए संबंधों के आधार पर अर्नेस्ट हैकल जो थे 1869 में इन्होंने पारिस्थितिकी का एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट रखा। उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पर है जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का जीवों के साथ जो अंतर संबंध होता है, इन तीनों के साथ जीवों का अंतर संबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे चीज़ें बदली, जैसे जैसे समय जैसे कि आज हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा बदलाव हुआ। पहले बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर होते थे, लेकिन आज वो मिनी कंप्यूटर बन गया। आज हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे बदलाव हो रहा है वैसे ही हमारी स्टडी एंड रिसर्च में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। उसी के आधार पर पारिस्थितिकी में बदलाव आया और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। इकोसिस्टम जो है वो छोटे क्षेत्रों के आधार पर पढ़ा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो आपका एक जीव का एक व्यापक रूप में छोटे भाग में किया गया अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी का एक छोटा रूप होता है जो निश्चित भौगोलिक सीमा पर आधारित होता है। इसको सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रेटर और टांसले, और एक आपके हैं हैकल। वैसे हालांकि रेटर के बारे में बहुत कम आता है। हैकल और टांसले आप दोनों याद रखिएगा। ये दोनों जो क्लाइमेटिक इकोलॉजी के आधार पर रिसर्चर थे और उन्होंने ही कुछ कॉन्सेप्ट रखे और उन्होंने बताया है कि जो छोटे क्षेत्रों के आधार पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा में अध्ययन किया जाता है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और ये एजी टांसले द्वारा 1935 में प्रस्तुत किया गया था। ये एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। इसकी कार्यशील इकाई जो होती है वो आपकी जैविक और अजैविक दोनों घटकों पर आधारित होती है और ये खुला तंत्र में किया गया कार्य है। जैसे कि समुद्र की एक इकोसिस्टम होता है, घास के मैदानों का एक इकोसिस्टम होता है, वन्य क्षेत्रों का एक इकोसिस्टम होता है। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के आधार पर एक सीमा क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका एक दूसरे से परस्पर जो अंतर क्रिया हो रही है, अंतर संबंध हो रहा है, वो आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये आवश्यक संघटक हैं। इसके प्रमुख आवश्यक संघटक क्या है? एक तो वो ऊर्जा के आधार पर पूर्ण होना चाहिए, जैविक इसके आधार पर पूर्ण होना चाहिए और अजैविक चीज़ें भी इसमें पूर्ण होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक भी संघटक कम होता है तो हमारा इकोसिस्टम क्या होगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम आपका पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करेगा। जैसे कि अब किसी क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम एक जंगल की बात करें, जंगल का एक इकोसिस्टम अगर हम समझें तो वहाँ पर अगर घास के मैदान ज़्यादा हुए और जानवर कम हुए तो घास और आपके क्षेत्र में क्या ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर हम ये कहें जो घातक मांसाहारी जीव हैं वो अगर कम उपस्थित रहे तो जो भी शाकाहारी छोटे छोटे कीट हैं, छोटे पदार्थ हैं, वो छोटे जीव क्या हो जाएंगे? ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम में। सबकी एक इक्वलिटी लेवल पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके आधार पर उनकी उपयोगिता आंकी जाती है। जैसे कि अगर हिरण अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो गए और घास के मैदान कम रहे तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर घास आपकी बहुत ज़्यादा है और हिरण आपकी कम है तो घास की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बैलेंसिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्टोन क्या होता है? इकोटोन जो घास और वन के क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं वो आपका इकोटोन कहलाता है। ये आपका मजबूत संख्या का पिरामिड के आधार पर इसको सीधा बनाना आवश्यक है। जैसे कि आपका उत्पादक में आपकी घास हो गई, उपभोक्ता जो इसको प्रयोग कर रहा है, अपघटक जो इसको यूज करने के बाद जो पुनः पृथ्वी या धरातल पर इसकी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि छोटे जीवाणु हो गए, कवक, बैक्टीरिया, ये आपके क्या करते हैं? उसको वापस कंपोस्ट करने में जो भूमिका निभाते हैं वो आपके अपघटक कहलाते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की तीनों की एक कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो एक संख्या का पिरामिड बनता है वो आपका निश्चित और सीधा बनना चाहिए। जैसे कि अगर उत्पादक ज़्यादा होने चाहिए और प्राथमिक उपभोक्ता ज़्यादा और द्वितीयक उपभोक्ता उससे भी कम होने चाहिए। यानी मैं ये कहूँ कि जैसे कि उत्पादक में हमारी घास ज़्यादा होनी चाहिए, द्वितीयक उपभोक्ता हिरण उसमें ज़्यादा होने चाहिए और प्रथम उपभोक्ता के रूप में हिरण हो जाएंगे और द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में शेर और आपके चीता, ये जो आपके मांसाहारी जंगली जानवर हैं जो हिरणों का प्रयोग करेंगे खाने में, उनका भोजन, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हिरण के द्वारा मिलेगी। तो ये सभी इकोलॉजी, अगर मान लीजिए शेर ज़्यादा हो गए, हिरण कम हो गए तो भी हमारा सिस्टम डगमगा जाएगा। अगर हिरण कम हो गए और शेर ज़्यादा है और आपकी घास भी ज़्यादा है तो ये भी अनबैलेंस्ड हो
जाएगा, और हिरण ज़्यादा है और शेर बहुत कम है और घास बहुत कम है तो भी ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो तीनों का उत्पादक के आधार पर ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। उत्पादक आपका 100% या फिर हम ये कहें सबसे सर्वाधिक उत्पादक होना चाहिए, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता होना चाहिए और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता उससे कम होना चाहिए। तो एक त्रिभुजाकार आकृति जो संख्या की पिरामिड बनती है, जो सीधी बनती है, वही हमारा क्या होता है, मजबूत इकोसिस्टम कहलाता है या मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्लियर है? फिर है हमारा ऊर्जा पिरामिड। ये भी आपका सीधा बनना चाहिए। ऊर्जा ऊपर की ओर कम होती जाती है संख्या पिरामिड के आधार पर। और एक हमारी जो फूड चेन होती है, अनाज चेन में सर्वाधिक भिन्नता अगर पाई जाएगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम मजबूत होगा। जैसे कि अगर हम बात करें जंगल के क्षेत्रों में, अगर हमारे खाने के उत्पादक ज़्यादा होंगे, खाने वाले उत्पादक ज़्यादा होंगे तो हमारा इकोसिस्टम उतना ही मजबूत होता है। लेकिन अगर खाने वाले उत्पादक ज़्यादा हैं लेकिन खाने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि किसी भी आवश्यक वस्तुओं की बात करें, उनकी क्वांटिटी अगर कम पाई जाएगी तो वो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। तो फूड चेन में आपके फूड की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इससे हमारा फूड सिस्टम या इकोसिस्टम मजबूत बनता है। ये क्वालिटी होनी चाहिए हमारे फूड चेन की। तो फूड चेन में सर्वाधिक भिन्नता होने पर ही ये मजबूत होगा, यानी जितने ज़्यादा पदार्थ या ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे उतना ही हमारा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये वैसे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक होता है, एक आपका मानवीय होता है। प्राकृतिक के अंतर्गत आपके जितने भी वन हैं, समुद्र है, जो प्रकृति के नेचर के आधार पर परिवर्तन जिसका रिसर्च के रूप में अध्ययन किया जाता है, वो आपके प्राकृतिक इकोसिस्टम कहलाएंगे। लेकिन जो मानव आधारित है, जैसे कि किसी खेत में धान का उगाना, धान की खेती करना, धान के पौधे का रोपण करना, उससे कीटनाशक वस्तुओं का उपयोग करना, तो ये सभी मानव जनित क्रियाएं हैं, तो हम इसको मानव निर्मित इकोसिस्टम कह सकते हैं। क्लियर है? तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, दो ही चीजों पर हमने बात की है, एक है हमारा पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिकी तंत्र। दोनों ही विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, या दोनों ही हम कह सकते हैं एक व्यापक रूप में हमारा पारिस्थितिकी होता है और उसी का छोटा भाग हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जो भौगोलिक सीमा के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन होता है या क्षेत्र विशेष का संख्या के आधार पर बना हुआ सीधा पिरामिड होता है, जो एक दूसरे की परस्पर निर्भरता और अंतर संबंध की क्रिया को दर्शाता है। सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में अब तक आप पर्यावरण के 3 प्रमुख पिरामिड जैसे परिमंडल, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के विषय में जान चुके हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी मिलकर जैव मंडल का, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्योंकि हम जल पर निर्भर हैं, हम स्थल पर निर्भर हैं, हम वायु पर निर्भर हैं, तो हमारा अंतर संबंध, हमारी क्रियाएं, किस गतिविधियां सारी किस पर होती हैं, इन्हीं चारों परिमंडलों में कार्य करते रहते हैं। और जैव मंडल सबसे इंपॉर्टेंट परिमंडल है, क्योंकि इन तीनों के साथ इसका क्या है, अंतर संबंध है, इंटरैक्शन है। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैव मंडल सभी पौधे, जंतु, प्राणियों जैसे में पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जीव जो है जल मंडल और वायुमंडल में भी पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से भी विचरण करते हैं, जो स्थल पर भी पाए जाएंगे और जल में भी पाए जाते हैं, जो जल में पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। तो एक दूसरे पर इनकी अंतर संबंध वाले भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत से लेकर ध्रुवों तक, समुद्र तल से लेकर हवाओं में, किलोमीटर तक सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में और हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल में भी पाए जाते हैं। तो जीवन हमारा कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ जीवन उपस्थित नहीं है। चाहे आप ध्रुवों से लेकर चोटियों तक के बड़े बड़े पठारों की बात कर लें, या फिर आप समुद्र तल के सबसे अंतिम छोर तक की बात कर लें, या फिर आप शुष्क से शुष्क, ड्राई से ड्राई रीजन के क्षेत्र की बात कर ले, हर जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, जीवन उपस्थित दिखाई देगा। तो हमारा जीवन से कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अंतर संबंध दिखाई देता है। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों से जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं।
ये वायुमंडल के तत्वों जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। तो जो भी जैविक पदार्थ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जीवमंडल में, उसके जितने भी घटक है वो पर्यावरण के सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं। और ये प्राकृतिक घटक जिसमें कौन कौन से होंगे? भूमि होगी। भूमि का प्रयोग हम रहने के लिए आवासीय क्षेत्रों में करते हैं, कृषि करने के लिए करते हैं। कृषि के लिए हम जल, पीने योग्य जल हम उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग भी हम प्रयोग करते हैं। तो पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। और वायुमंडल के जो तत्व हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश भी हमें प्रभावित करता है। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने व बढ़ने के विकसित में भी भूमिका निभाता है। तो एक दूसरे के अगर ये इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा अंतर संबंध या हमारा जीवन जो है इन्हीं पर निर्भर करता है। चाहे हम कितनी भी टेक्नोलॉजी या कितनी भी चीज़ों को समझ ले, लेकिन बिना जल हम नहीं रह सकते, बिना वायु ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारी निर्भरता, चाहे हम कितने भी स्ट्रांग बन जाए, चाहे हमारा पूरी दुनिया हम अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन फिर भी हमारा नेचर के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमें एक तरीके से उसी के नीचे ही रखेगा। हम प्रकृति के विपरीत जाकर जो कार्य करते हैं उसका भुगतान हम कई तरीकों से करते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने आप का जो सच्चाई है उसे कभी ना भागें। आप ये ना सोचें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो सदैव बना रहेगा, आपके जीवन तक जीवन पर्यंत बना रहेगा। तो हमेशा अपने नेचर से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी केयर करें, उनकी वैल्यू को समझें और जितना हो सके उनके दुरुपयोग को रोकें। पारिस्थितिकी, अब हम बात कर रहे थे, हमने चीज़ों को समझा। रीड आउट करते हैं पारिस्थितिकी होता क्या है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी के पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और उन्हें बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन में बने रहने के लिए विविध प्राणियों या जीवधारियों को एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है। अगर इसमें एक का भी रेशियो बढ़ता है या घटता है तो चीज़ें मिसबैलेंस्ड हो जाएगी, जिससे जैविक व अजैविक तत्वों में स्वास्थ्य व अंतःक्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आसपास में संबंध का ही अध्ययन नहीं है, किसी विशेष क्षेत्र के विशेष समूह के जीवधारियों में भूमि, जल अथवा वायु के अजैविक पदार्थों के साथ किए गए अंतर संबंध का भी, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और पोषण श्रृंखलाएं समायोजित हो। ऐसे परितंत्रों को हम क्या कहते हैं? इको सिस्टम कहते हैं। उसे हम परितंत्र या इको सिस्टम कहेंगे। तो एक पर्टिकुलर विशेष समूह के द्वारा भी जो हम अध्ययन करते हैं जैविक अंतर संबंधों के बारे में, वो हमारा इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि ये आपको कॉन्सेप्ट में दिखाई दे रहा है, हम पर्टिकुलर क्षेत्रों को बांट के उसके विशेष रूप से वहाँ की प्रजाति के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का ही योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न पारिस्थितिकी में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकरण को हम पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। तो जो हमारा इकोलॉजिकली एडाप्टेशन है वो हमारा पारिस्थितिकी अनुकूलन कहलाता है, जो हमारे आवास के आधार पर भी हम एक इंटरेक्शन करके जो हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियों को हम समझते हैं और उसी के आधार पर हमारा जीवन निर्भर रहता है। तो ये सारी अनुकूलन, पर्यावरण के साथ हमारा एक अनुकूलन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से ओइकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है घर तथा लॉजी का अर्थ है विज्ञान, यानी घर का विज्ञान। शाब्दिक अर्थों अनुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, जंतु व सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकल ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये हमारे जो हैं, ये हैकल हैं जिन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को रखा और ये 1869 रखा, और इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो संपूर्ण जीवों का क्या है? घर है, और ये घर में सभी एक दूसरे से क्या है? इनका अंतर संबंध है। जीवधारियों व अजैविक जो भी भौतिक पर्यावरण के घटक होते हैं उनमें पारस्परिक संपर्क का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान है, अतः जीवधारियों का आपस में उनका भौतिक पर्यावरणों के अंतर संबंध को ही वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। अब है हमारे परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम।
पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के स्थलीय व पारितंत्र व जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जाता है। तो जो भी हमारा स्थलीय क्षेत्र है वह जलीय क्षेत्र में दो प्रकार के हैं। स्थलीय क्षेत्रों को हम बायोम में विभक्त किया जाता है और बायोम में पौधे प्राणियों का एक समुदाय होता है जो कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो पारिस्थितिक के प्रकार जो है वो सबसे पहला है, दो क्षेत्र है, एक आपका स्थलीय हो जाएगा, एक आपका जलीय क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें पुनः स्थलीय क्षेत्र को किस में बांट दिया गया है, बायोम में बांटा है। बायोम में क्या क्या क्षेत्र होंगे, बायोम में आपके पौधे होंगे, प्राणियों का एक समुदाय होगा और भौगोलिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग होगा। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्वों द्वारा किया जाता है। यानी बायोम जो स्थल खंड के आधार पर बटा हुआ एक पारितंत्र का प्रकार है। इसमें आपके जल जीव आ जाएंगे, सभी जीव, और उनका एक अंतर संबंध जो है प्राणियों के साथ, पौधों के साथ, एक समुदाय के साथ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। और इसका जो निर्धारण है, इसकी सीमा का निर्धारण जलवायु के आधार पर और इसके अपक्षय संबंधी जो भी तत्व पाए जाएंगे उसके आधार पर किया जाता है। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंध के कुल योग को बायोम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। आज ही जो आपकी न्यू चैप्टर आपने स्टार्ट किया है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो आपने जो मैंने नोट्स लिखे हैं वो लिख देना, और एक आप बायोम किसे कहते हैं वो इसको डेफिनेशन में 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में जो भी पादप है, जंतु है, उनके रूप में जो अंतर संबंध एक कुल योग निकाला जाता है वही आपका बायोम कहलाता है। इनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। संसार के कुछ परितंत्र हैं जैसे कि वन परितंत्र, घास क्षेत्र का परितंत्र, मरुस्थल का परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र, अलग अलग क्षेत्रों के रूप में अलग अलग परितंत्रों को हम अध्ययन करते हैं। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र में भी बांटा जाता है। तो एक आपका समुद्री जो आपका खारा जल होगा और एक आपका ताज़ा जल जो कि मीठा जल होगा। क्लियर है? तो उनके होने वाले, उनके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी। तो हम पर्टिकुलर जल को भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक मीठा जल और एक हमारा खारा जल का परितंत्र। समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वारनदमुख प्रवाल भित्ति परितंत्र सम्मिलित हैं। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल के क्षेत्र शामिल हैं। तो समुद्र में आपके क्या क्या आ जाएंगे, महासागर आ जाएगा, ज्वारनदमुख आ जाएगा, ज्वार भाटा जहाँ से उत्पन्न होता है, प्रवाल भित्तियाँ आ जाएगी, जो भी हमारा कोरल बनते हैं, कोरल रीफ, और ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग से बनेगा समुद्रों का। और एक आपका नदियों में, जिसमें नदी भी आ जाएगी, आपके तालाब आ जाएंगे, सरिताएं, जो भी कच्छ व दलदल ये क्षेत्र हैं वो आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। परितंत्र की कार्यप्रणाली व इसकी संरचना। परितंत्र की संरचना में वहां उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन सम्मिलित है। यहाँ उनके इतिहास, वितरण व उनकी संख्याओं को भी परितंत्र वर्णित करता है। तो संरचना एक प्रकार को जब हमने देखा, प्रकार अलग अलग विशेष रूप से एक क्षेत्र के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और जलीय क्षेत्रों को हमने 2 भागों में बांटा, समुद्र का एक और एक आपका मीठे जल के क्षेत्र में, जिसमें अलग अलग प्रकार की प्रजाति और अलग अलग क्षेत्र की कार्य गतिविधियां आपको मिलती है। इसीलिए हम इसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करते हैं। इतिहास, वितरण व उनकी संख्याओं को भी वर्णित किया जाता है। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक उपस्थित होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक जो भी लेवल के हैं वो सारे उसमें उपस्थित रहते हैं, और उन दोनों का ही एक विस्तृत रूप से अध्ययन ही इकोसिस्टम कहलाता है। अजैविक या भौतिक कारकों में तापमान आ जाएगा, वर्षा आ जाएगा, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक व अकार्बनिक तत्व आ जाएंगे, जिसमें प्रमुखता आपका CO2, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें सम्मिलित रहेंगे। जैविक कारकों में आपका उत्पादक, उपभोक्ता, जिसमें प्रमुखता प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक शामिल होंगे। तो ये हमारे जैविक कारक हैं। और अजैविक में आपके ये, तो आपसे पूछा जा सकता है इकोसिस्टम में प्रमुख जैविक कारक कौन कौन से हैं बताइए, अजैविक कारक कौन कौन से हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक जो भी फैक्टर्स हैं उनको आप लिख लीजिएगा एक इंडेक्स बना के। क्लियर है? यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। बायोटिक, अबायोटिक फैक्ट्स किसे कहते हैं या फिर फैक्टर्स, उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप पर्टिकुलर बायोटिक और अबायोटिक को समझा सकते हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पृथ्वी श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जैसे कि हिरण, बकरी, चूहे ये भी पौधों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीयक में आपके आ जाएंगे सभी मांसाहारी, सांप, बाघ, शेर, ये सभी आपको अच्छे से पता है।
छोटी क्लासेस में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर भी निर्भर रहते हैं, जिसमें हम चरम स्तर के मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि आपके बाज, नेवला। अपघटक में वह भी मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि कौवा, गिद्ध। कुछ अन्य अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि देखिए सड़े गले पदार्थों के रूप में कैसे चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर करते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता ही तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। और अपघटक प्रत्येक स्तर के मृतकों पर निर्भर रहते हैं। जो भी मृत जीव होंगे, प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो तृतीयक हो, उन मृत जीवों पर बैक्टीरिया और ये सारे कवक वगैरह सारे इस पर निर्भर रहते हैं। और ये अपघटक इन्हें विभिन्न पदार्थों जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने इसको 6th, 7th, 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है प्राथमिक द्वितीय, इन सब की निर्भरता को हमने अच्छे से समझा है। आई थिंक हर बच्चे को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी पुटअप होते हैं आप आराम से कर सकते हैं। और ये थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा रटाफिकेशन मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट से आप लिखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अब है परितंत्र के जीवाणु एवं एक खाद्य श्रृंखला। तो इसको हम जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है इसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक अब तक जो हमने समझा है उसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम हमारे कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे हमारी अगली क्लास में। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप प्लीज़ जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए, और अगर आपको चीज़ें भी समझ में आ रही है तो आप उसके रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।